हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मेरी इस साल सिविल सर्विसेज 2019 परीक्षा में 368 रैंक आई है और मैं डीकेटी के माध्यम से आपके लिए मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा। यह वीडियो उन दोनों लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों तरह के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक वो जो प्रिपरेशन पूरी तरह से कर रहे हैं और आगे मेंस लिखने वाले हैं, और दूसरे वो लोग जिन्होंने प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया था, काफ़ी क्लोज मार्जिन से रह गए थे या फिर वो चाहते हैं कि अभी का जो समय है उसको मेंस के प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज़ करें। तो इसलिए ये वीडियो है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखें और इनमें से अगर कुछ चीज़ें अगर आपको लगे कि आपके लिए काम की हो सकती है तो ज़रूर पेन पेंसिल लेकर बैठें और उसे नोट करें। मैं आपको हर पेपर वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको करने से आप मिनिमम समय को यूज़ करते हुए आप कैसे मेंस के सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए यह वीडियो होगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम GS1 से। GS1 जैसा आप जानते हैं कि यह इसमें होता है हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन मतलब आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, फिर ज्योग्राफी का पोर्शन, सोसाइटी का पोर्शन एंड अर्बनाइजेशन का पोर्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी में क्या करें। अगर आप पिछले कुछ दिनों के पेपर्स उठाकर देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ तो काफ़ी सिंपल आते हैं, जो कि आपके जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं उससे कवर हो जाते हैं। तो अगर मेरा रिकमेंडेशन मानेंगे तो इसके लिए या तो आप NCERT अर्जुन देव की फॉलो करें, या इसको नहीं कर रहे हैं तो वाजीराम की येलो बुक या फिर विजन का जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो इनफ है। इसको छोड़कर मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको कोई और सोर्स को देखना चाहिए। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चंस आए हैं कि how the foundation of modern world were led by the American and French Revolution, decolonization of Malay Peninsula, Industrial Revolution, African continental scrambling. So I think कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स में हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो हमारे जो बहुत बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे कवर हो जाते हैं। तो आई थिंक कि इसका वेटेज जो कि 20 से 30 मार्क्स का होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय ना दें और 2 से 3 दिन में ही इस पूरे सिलेबस को वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को ख़त्म करें। इसके बाद हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि अगर किसी ने स्पेक्ट्रम बहुत ढंग से पढ़ी हो तो उसको छोड़कर और कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग। एक थीम्स ऑफ इंडिया 3 की बुक आती है जिसमें जो भी कॉलोनियल एरा में इंडिया में हुआ है उसको थीमेटिक वर्जन में लिखा गया है। आई गेस कि उससे क्वेश्चंस UPSC में बनते हैं और किसी भी समय क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं टोटली रिकमेंड करूँगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ें स्पेक्ट्रम की, और उसमें खास करके उन चैप्टर्स को पढ़ें जो कि पुरानी स्पेक्ट्रम में लास्ट के 10 चैप्टर्स हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं आपका एजुकेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल एंड पीजेंट्स अपराइजिंग, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं बात करूं तो लास्ट जो क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें से एक था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ कल्मिनेशन ऑफ रिवॉल्ट्स दैट हैपेंड बिफोर, एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन द 19th सेंचुरी इंडियन रिनेसा एंड द इमर्जेंस ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। एंड इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पर्सनालिटीज़ से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग बिटवीन द डिफरेंट पर्सनालिटीज़, दोज ऑफ देम हु आर एसोसिएटेड विद द नेशनल मूवमेंट। सो आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को फॉलो करें, इसको छोड़कर और कुछ करने की आपको ज़रूरत है नहीं। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करें तो अगर हम प्रीवियस इस क्वेश्चंस को उठाएंगे तो हम देखते हैं कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, जो कि हमारी जो बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11th की जो बुक है NCERT उससे हम कवर कर लेते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पूछे गए थे विजयनगरा लिटरेचर के बारे में, एंडोबैक्ट्रियंस जो स्कल्पचर्स हैं उसके बारे में। 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि कैसे इंडियन मॉन्यूमेंट्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि एक बहुत कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन था और इसका एज सच आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं था। तो गिवन दैट कि आर्ट एंड कल्चर का वेटेज कम होता है, जो कि 20 से 25 मार्क्स के आसपास होता है, तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय ना वेस्ट करें, अपना जो बेसिक बुक्स है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट उसको पढ़ के और फिर सम अप करें। इसके बाद आते हैं सोसाइटी का पोर्शन। सोसाइटी GS1 का वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक सेक्शन है और इसमें हमने ये देखा है कि हर साल करीब करीब UPSC 50 से 60 इनफैक्ट मोर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसी एरिया से आते हैं, जिसमें वो क्या करती है कि अलग अलग सेक्शन से अलग अलग चीज़ों के बारे में वो पूछती है। तो ये है कि अगर हम इसके सिलेबस को देखें तो इसके लिए मुझे लगता है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन की ये हो सकती है कि आप एक जो NCERT हैं उसको फॉलो करें, एक बार ब्रीफली उसके थ्रू गो थ्रू हो जाए। उसके बाद इस सेक्शन के लिए पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि जो सिक्योर के क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक कि काफ़ी सही होते हैं, और अगर उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे और इफ़ यू गो बाय द
टॉपिक्स विच आर देयर इन द सोसाइटी, आई थिंक हम एक बहुत ब्रॉड आइडिया, ब्रॉड एस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं। इसके साथ हम ये भी ध्यान रखें कि जो कि कमिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कि जाक्सा कमेटी आई थी जिसके रिकमेंडेशन थे शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, तो उनके क्या रिकमेंडेशंस थे शेड्यूल्ड ट्राइब वीमेन के बारे में। ऐसी एनसीआरबी के क्या डेटा हैं जो कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, जो क्राइम हो रहा है वल्नरेबल सेक्शन को लेके या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब को लेके, इन एरियाज़ को हम ब्रॉडली कवर करें और सोसाइटी के पोर्शन पर हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करें। उसके प्रीवियस इस क्वेश्चन को देखें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन किस तरह से आते हैं अगर हम देखेंगे तो ये आता है कि एम्पावरिंग विमेन इज़ की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, चैलेंजेस टू आर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। सो अगर हम ब्रीफली इन सारे क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो सोसाइटी का जो पोर्शन है वो काफ़ी डायनामिक है और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आपका जो बेसिक मटेरियल है, इधर आप विजन से पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या सिक्योर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा कि आपको एक बहुत ब्रॉड कवरेज मिलेगा और आप सोसाइटी के क्वेश्चंस को बहुत ढंग से आप डील कर पाएंगे। सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है वो है अर्बनाइजेशन। इसमें क्या है कि अर्बनाइजेशन के टॉपिक में रिसेंटली जो कंटेम्प्रेरी इशू चल रहे होते हैं अर्बनाइजेशन के फील्ड में, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़, आईसीटी का डेवलपमेंट, फिर आपका ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स और भी अनगिनत जो कि अर्बन, जैसे अर्बन फ्लड हो गए, तो इनके बारे में अगर आपने एक मंथली मैगजीन्स में कवर किया है तो उसके एक नोट्स बना ले, थीमेटिक नोट्स बना ले, ब्रॉडली सारे एस्पेक्ट को कवर करें। और इसके साथ साथ आप सिक्योर के जो इनसाइड सिक्योर के क्वेश्चंस होते हैं उन पे जाएँ, उन पे ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि 20, 25 या 30 क्वेश्चन लास्ट 6 महीने के अंदर जो आए हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट में डिस्कशन हुआ है, चर्चाएं हुई हैं, जिसके ऊपर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुई है, जैसे कि नेशनल ई व्हीकल पॉलिसी, अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए जो हुआ है, अगर उनको आप ब्रॉडली कवर करेंगे तो मुझे लगता है कि अर्बनाइजेशन वाले सेक्शन को आप ढंग से डील कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट सेक्शन है वह है ज्योग्राफी, GS1 का। ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है कि अगर आपने प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसको छोड़कर हमें मेंस के लिए क्या करना है कि स्पेसिफिकली फोकस होकर जो हमारे जो फिज़िकल फिनोमिनाज हैं, जो 20-30 फिज़िकल फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में डिफरेंस, एल नीनो, एनसो, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, फिर आपके पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, फिर इंडियन ओशन डाइपोल, ये जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं, 20-25 टॉपिक्स हैं, उनको कवर करें। अगर हम ध्यान देंगे तो जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें कुछ ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वाटर स्ट्रेस एंड उसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, हाउ डू ओशन करेंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट। तो अगर हम ये देखेंगे तो हम ये पता लगाते हैं कि जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं तो जो हमने एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ा है उससे ब्रॉडली चीज़ें कवर हो जाती हैं, और जो चीज़ें नहीं कवर होती है वो क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में उनको पढ़े होते हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी को एनसीईआरटी ख़त्म करें, जो आपके जो 20-30 फिनोमिनाज हैं उनको ख़त्म कर ले, तो आई थिंक ब्रॉडली ज्योग्राफी कवर हो जाती है। इसको छोड़कर मुझे लगता है ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है कि हाउ डू ओशन करेंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट, तो इसमें हमें ये भी बताने की ज़रूरत है कि दोनों के बीच में वाटर मासेस एंड ओशन करंट में क्या डिफरेंस है और ये दोनों कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं कोस्टल लाइफ को। अगर हम किसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चरिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में, और ख़ास करके ज्योग्राफी में। तो आई थिंक अगर आप ऐसे करेंगे तो ब्रॉडली हम GS1 को 9 से 10 दिन में हम कवर कर पाते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी टाइम डिवोट कर सकते हैं, बट गिवन दैट कि हमारे पास 3 महीने का या फिर उससे भी कम प्रिपरेशन टाइम होता है, और जब तक कि आपके पास वीडियो पहुंचेगा तो उस हिसाब से और कम दिन रहा होगा, तो मुझे लग रहा है कि पूरे GS1 को 8 से 9 दिन में कवर करने की कोशिश करें। इसके बाद हम बात करेंगे GS2। तो GS2 का सबसे एक मैं ब्रॉडली अगर मैं GS2 को सिलेबस के हिसाब से बांटूँ तो इसमें टोटल 4 चीज़ें होती हैं। ये पहला पोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड, दूसरा होता है आपका गवर्नेंस से रिलेटेड जिसमें चीज़ें होती हैं सोशल जस्टिस, और उसके बाद फिर आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस, इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, और तीसरी चीज़ होती है IR, और चौथी चीज़ जो होती है वो हमारी होती है सिविल सोसाइटीज़, NGOs, SHGs, इनके रोल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के लिए हम क्या करें। सबसे पहले हम क्या करें कि इसके लिए लक्ष्मीकांत की जो बेसिक पॉलिटी की बुक है उसको एक बार ज़रूर उससे गो थ्रू करें। अगर आपने प्रीलिम्स में उसके लिए अच्छी पढ़ाई की होगी तो मुझे लगता है कि आप ब्रॉडली चीज़ों को समझ चुके हैं, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो लक्ष्मीकांत को यूज़ करके उसके आंसर्स पे हम पहुंचते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पिछले साल
एक कैग से क्वेश्चन आया था, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट से आया था, फाइनेंस कमीशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या है, उससे क्वेश्चन आया था। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों को हर साल यूपीएससी टच करती है। तो इसीलिए क्या है कि हम ध्यान रखें कि जो लक्ष्मीकांत है उसको एक बार ब्रीफली पढ़ ले, ताकि आइडिया हो जाए। आर्टिकल नंबर्स कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि मे बी 50 नंबर हो सकते हैं, उनको आप याद कर लें और उनको बार बार आप यूज़ कर पाएँ एग्ज़ाम्स में। इसके साथ साथ GS2 के लिए और ख़ास करके कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, उसमें हम ये बातों को ध्यान रखें कि रिसेंटली क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी NHRC में चेंजेस हुए हैं, तो हो सकता है कि इस बार GS2 में एक क्वेश्चन आ जाए कि NHRC का क्या रोल है और रिसेंट अमेंडमेंट क्या हुए हैं, या फिर ऐसे ही CIC में कुछ चेंजेस किए गए हैं और कैट के अपॉइंटमेंट्स में भी चेंजेस किए गए हैं। ऑल्दो कैट से क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर से आने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, इलेक्शन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन है, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है, इसके साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। इससे हर साल हमने देखा है कि 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी तरह से अगर हम गवर्नेंस वाले सेक्शन में जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, तो उससे RTI से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखा है कि हर साल किसी न किसी फॉर्मेट में आता है। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान दें। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के सेक्शन में मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप बेसिक चीज़ों कर लें, अपने मंथली मैगजीन्स को भी पढ़ लें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद आप सिक्योर के क्वेश्चंस के थ्रू जाएं। लास्ट 6-8 महीने में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी चर्चा थी। इन सब चीज़ों को एक बार ब्रॉडली कवर करें, उसके इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, कब यूज़ करना चाहिए। इसी तरह स्पेशल पिटीशन आर्टिकल 136 के अंदर भी क्या इश्यूज़ हैं, कब यूज़ करना चाहिए। इसके बाद फिर एक ये भी हुआ था कि आर्टिकल 80 के अंतर्गत XCGI को नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में, तो मे बी एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। तो जो भी एस्पेक्ट हैं, और भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को आप कवर करें। आई थिंक सिक्योर के क्वेश्चन करेंगे तो ये जो पोर्शन है इसको आप अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। इसके बाद आता है सबसे डायनेमिक पोर्शन जो है, वो है आपका गवर्नेंस से रिलेटेड, जिसमें ब्रॉडली इश्यूज़ होते हैं वो आपके होते हैं सोशल जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सेक्टर्स। सो आई थिंक इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने इसके लिए बहुत सारा मटेरियल पढ़ा है, इधर मंथली मैगजीन्स के फॉर्म में, या फिर सिक्योर क्वेश्चंस, या फिर कहीं और फॉर्मेट में, या फिर जो लोग योजना पढ़ते हैं उसके फॉर्मेट में। तो बेसिक एम ये है कि हम ये ध्यान रखें कि हम जो भी हमारे जो क्वेश्चंस है या फिर जो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन है, तो हेल्थ के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, इधर रिलेटेड टू प्राइमरी हेल्थ, या फिर जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, या फिर जो अभी जो नेशनल मेडिकल कमीशन का जो बिल आया है उससे रिलेटेड, या आयुष से रिलेटेड जो बिल्स आए हैं उनको एक बार ब्रॉडली चले जाए, बिकॉज वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के पार्ट हैं। और जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जैसे कि हेल्थ, उसका भी पार्ट है वो। ऐसे ही अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसको आप कवर करें। एजुकेशन में जितने भी अमेंडमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, खास करके हायर एजुकेशन में, उन सब चीज़ों को भी देख के जाएं। इसमें काफ़ी कुछ आप जो रीसेंट बजट में और जो रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे में चीज़ें आई हैं उसको कवर करें, और सिक्योर के क्वेश्चंस को देख के जाएं। मैं सिक्योर पे इसलिए बार बार एम्फसाइज़ करता हूँ बिकॉज मैंने ये देखा है कि सिक्योर के क्वेश्चंस करने से आप जो पेपर की मोडालिटीज़ हैं उसको समझते हैं, कैसे हमें पेपर को करना चाहिए, आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो अगर आप शुरू से ही क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं तो होता ये है कि आपको जब आप मेन एग्जामिनेशन में जाते हैं और जब ऐसे टॉपिक्स जिसमें आप ये देखते हैं कि बहुत ही ब्रॉड वाइडली पूछा गया है, जिसमें आपके पास बहुत खास मटेरियल नहीं है लिखने के लिए, तो उन सब टॉपिक्स पर अगर आपने लिख के प्रैक्टिस किया है तो आप बहुत अच्छा एक आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, एम ये है कि हमें दूसरों से अच्छा लिखना है, तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं कि बहुत ही बेहतरीन आंसर लिखना है। मेन एम ये होना चाहिए कि हम अगर जिस क्वेश्चन को नहीं भी जानते हैं उस क्वेश्चन को हम एक ब्रॉडली बढ़िया से ठीक ठाक एक आंसर लिखकर कवर कर पाएँ और किसी भी क्वेश्चन को हम ना छोड़ें। इसके बाद अगला पोर्शन है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, वो है IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें बेसिकली यूपीएससी को अगर देखेंगे तो 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है। वो पहला है इंडियाज़ नेबरहुड, इंडिया के रिलेशंस कंट्री के साथ, और दूसरा है जो वर्ल्ड बॉडीज़ है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर यूनेस्को से क्वेश्चन आया था, उससे पहले WTO पर क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया के रिलेशन लास्ट बार हमारे पास जापान से पूछा गया था, अमेरिका के साथ पूछा गया था। तो मेन एम ये है कि अगर आप
आईआर के प्रिपरेशन के लिए अगर आप विजन के मेंस 365 को फॉलो करेंगे तो आई थिंक इसमें क्या होता है कि वो ब्रॉडली 50-60 टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। अब होता ही है कि आईआर भी बहुत वास्ट है, अगर आप इसमें चाहेंगे कि अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें निकालें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये काफ़ी हमारा टाइम कंज्यूम करता है। तो टाइम के कंजम्पशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सोर्स को फॉलो करेंगे, वो हो सकता है मेंस 365 या फिर कोई भी अदर सोर्सेस हो सकते हैं। उस मेंस 365 से आप जो भी काम की चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक्स है 30, 35, 40 टॉपिक्स, उसको निकालें। देखिए आईआर के लिए मेन ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसके फॉर्मेट को समझे। इस बार जो इंडिया जापान का जो क्वेश्चन था वो हर कोई इंडिया जापान के बारे में लिख सकता है, बट जो क्वेश्चन का डिमांड था उसको आप एड्रेस करते कि उस क्वेश्चन ये कह रहा था कि कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप कैसे पहले से चेंज हुआ है और एशिया एंड वर्ल्ड के लिए ये रिलेशनशिप कैसे सिग्निफिकेंस हो सकती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो हमें जो इसका इंट्रोडक्शन होगा वो ये नहीं कि कुछ रैंडम इंडिया जापान के बारे में हम लिखें, ये है कि क्वेश्चन को एड्रेस करता हुआ एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपके पास सारे जो सब्सटेंस है वो मौजूद है इंडिया जापान के लिए, उसको आपको बस अलाइन करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इससे हम क्या करेंगे कि एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे जिससे आपको हम दूसरों से 0.5 या 1 नंबर ज़्यादा मिल सकता है। इसके बाद लास्ट जो GS2 का टॉपिक है वो है आपका सिविल सोसाइटी और SSGs, सिविल सर्विसेज ऑल्सो। तो अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं सिविल सर्विसेज को लेकर, जैसे कि एक आईगॉट आया है, गवर्नमेंट लेकर आई है सिविल सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स के करियर को लेकर और उनको कैसे और बेहतर किया जा सके, तो उस चीज़ को आप कवर करें। और बाकी जो SSG से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप क्या करें कि किसी भी विजन के सप्लीमेंट्री से या फिर कोई भी अगर आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं उससे एक बार एक 4-5 पेज का एक राइटअप तैयार कर ले कि इस SSGs के क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले सकती है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। कुछ एस्पेक्ट जैसे कि FCRA हो गया, फेमा एक्ट हो गए, उन चीज़ों को ब्रॉडली कवर करें तो आई थिंक ये एरिया भी जो है वो कवर हो जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि GS2 के प्रिपरेशन में 8 से 9 दिन काफ़ी होते हैं, गिवन दैट कि अगर ये अगला मेंस आप लिख रहे हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा अगर आप टाइम देंगे तो होता ही है कि हमारा कोई ना कोई चीज़ छूट जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे GS3 में। तो GS3 का पहला टॉपिक है वो होता है हमारा इकॉनमी। अब इकॉनमी के लिए मुझे जहाँ तक लगता है हमें क्या करना चाहिए कि ब्रॉडली हमने इतनी पढ़ाई की होती है मंथली मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, कि हमारा ना सारा एस्पेक्ट इकॉनमी का कवर हो गया होता है। तो स्पेसिफिकली इस एरिया के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सिक्योर के क्वेश्चंस पे जाएं, लास्ट 6 से 8 महीने के क्वेश्चंस को देखें, क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं उस पे देखें। फॉर एग्जांपल अगर इस बार के क्वेश्चंस देखें जो लास्ट 2 साल से 1 साल से पूछे गए थे, वो था तुम्हारा GST काउंसिल से रिलेटेड। एक क्वेश्चन था कि स्टीडी GDP ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो आई थिंक ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मोर और लेस बहुत कंटेम्प्रेरी हैं और हम इनको कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसमें यह है कि हम सिक्योर के 30 से 50 क्वेश्चन जो जितना भी हो पाए आप उनको देखें। आपकी जो मंथली मैगजीन का जो इकोनॉमी पोर्शन है, खास करके जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन जिसमें बजटिंग, फाइनेंसिंग और ये एस्पेक्ट है, उनके ऊपर ध्यान दें। आई थिंक ये एरिया उससे कवर हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है। एज सच तो एक छोटा सा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, लेकिन इसमें कवर होता है एविएशन, एयरवेज, वाटरवेज, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, कंटेनर डिपोज, ICDs बहुत, और इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर। सो आई थिंक मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल वाटरवेज, तो हमें एक बेसिक ब्रीफ नोट प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसके इश्यूज़ है, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई कमेटी के रिकमेंडेशन है इसके रिलेटेड तो आप उसको कोट करें। इसी तरह से एयरवेज़ में जो एविएशन में जो इश्यूज़ है, चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों को अगर आप ब्रॉडली कवर कर लेते हैं तो आई थिंक योर जॉब इज़ डन। इसी तरह एनर्जी सेक्टर को आप स्पेसिफिकली डील करें, बिकॉज उसमें आपका रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है, तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली जाएं। अभी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी पर जा रहा है, तो आप देखें कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसने जो मॉनेटरी हेल्प करने की सोची है डिस्कॉम्स का, तो डिस्कॉम से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, कैसे उसको कवर किया जाए। तो आई थिंक इससे ब्रॉडली चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है उसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अब हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल आ चुका है
और भी जैसे कि रेलवेज है, उसमें काफ़ी ट्रेन के ऑपरेशंस में चेंजेस हुए हैं, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को आप ब्रॉडली कवर करें। आईआरएमएस में जो चेंजेस हुए हैं उनको कवर करें। सारी जो सेक्टर्स है उसके सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज़, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उन सबको कवर करें। आई थिंक ये जो टॉपिक है इसको हम इस तरह से डील कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा जो बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसके ऊपर यूपीएससी काफ़ी एम्फेसाइज करती है और हर साल इससे आपको 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन दिखते हैं, वो ये आपका एग्रीकल्चर, पीडीएस, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस, उसके बाद ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो आई थिंक इस सेक्टर के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप नोट्स बनाएं। वो किस चीज़ के लिए? फॉर एग्जांपल सेरीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, टेक्सटाइल के, जूट इंडस्ट्री के, और फिर उसके बाद जो बाकी भी एस्पेक्ट हैं, फिशरी, पिसिकल्चर, ये जो भी डिफरेंट एग्रीकल्चर के एरियाज़ हैं उनको कवर करें। खास करके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, मेगा फूड पार्क्स, और ये भी जो एरियाज़ हैं इनमें इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अपनाई है, क्या क्या और वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। कोई कमेटी है जैसे शांता कुमार कमेटी, उसके रिकमेंडेशन को नोट करके रखा, स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन को कोट किया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर कोई कमेटी बनी है उसको कोट किया, दिलीप कुमार एंड मीना कुमारी ऐसी कमेटीज़ बनी है पीसी कल्चर से रिलेटेड, आप उसको कोट करें। तो इससे क्या होता है कि आप होलिस्टिकली एक आंसर को कवर कर पाते हैं। अभी रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने जो मत्स्य पशुपालन करके जो फिशरी सेक्टर है उसमें काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आई है। सो आई थिंक उसको आप देखें, उस स्कीम्स के थ्रू ये आप उस स्कीम्स के थ्रू ये भी देखें कि इश्यूज़ क्या क्या थे, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है और आगे और क्या किया जा सकता है। आई थिंक अगर इस तरह से डील करेंगे तो एग्रीकल्चर में चीज़ें कवर हो जाती है, ब्रॉडली हमने की होती है। और इसके साथ साथ सिक्योर के कुछ क्वेश्चंस को भी देखें, 20-25 क्वेश्चंस को आप देख के जाएं। इससे क्या होगा कि आइडिया लगेगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए थे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के ऊपर, कोस्टल फिशिंग के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी का रोल फार्मर्स में। सो आई थिंक ये अगर इन सब चीज़ों को अगर आप कवर करके जाएंगे तो एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और एग्रीकल्चर ऐसा पोर्शन है जिसमें हम बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं और ये काफ़ी इसका वेटेज रहता है। सो इस पर काफ़ी एम्फेसाइज़ करें। अगला है एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपके पास एक 5 से 6 पेज का राइटअप रखें, क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं कि 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी डिजास्टर मैनेजमेंट से आते हैं और जिनको लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने एक राइटअप नहीं प्रिपेयर किया हुआ है। तो जैसे इस बार हम देखेंगे तो क्वेश्चन, इस बार या पिछली बार के अगर हम पेपर्स को देखेंगे तो क्वेश्चन जो कवर हुए हैं वो है आपका डिफरेंस बिटवीन सेंडई फ्रेमवर्क एंड हुगो जो फ्रेमवर्क था उसमें कंपैरिजन है, फिर जोनेशन मैपिंग ऑफ लैंडस्लाइड्स, फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए इंडिया में क्या बायोडाइवर्सिटी का डिवीज़न है और बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या कहता है। तो आई थिंक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और भी बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आप उसको एक बार देख कर जाएं, उसके ऊपर राइटअप तैयार करें। एनडीएमए से रिलेटेड जो एजेंसीज़ बनी हैं, अभी 15th फाइनेंस कमीशन है, उसने भी कुछ सजेशंस दिए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसको आप देख करके जाएँ। एनवायरनमेंट भी एग्रीकल्चर की तरह ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम ब्रॉडली हर समय पढ़ते रहते हैं और कवर करते रहते हैं। अगर मंथली मैगजीन में जो ब्रॉड एरियाज़ हैं उसको अगर आप उसका राइटअप बना के रखेंगे, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो COPs हो रही हैं उसमें क्या इश्यूज़ हैं और आगे क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। उसके बाद नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान, रिन्यूएबल एनर्जीज़, ई व्हीकल पॉलिसीज़, उसके बाद रिन्यूएबल सेक्टर में जो चेंजेस हो रहे हैं। तो ये अगर ये सारे एस्पेक्ट के ऊपर अगर आपके पास नोट्स हैं और उसको अगर आपने बार बार देखा है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद किया है, उनको ध्यान से देखा है, तो आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए अगर आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आई थिंक मोर और लेस एनफ होते हैं। इसको छोड़कर मुझे लगता है कि सिक्योर के क्वेश्चंस पर जाएं, बिकॉज ऑलमोस्ट सबको आइडिया रहता ही है कि चीज़ें क्या पूछी जाती है एनवायरनमेंट में। तो उसको छोड़कर बेसिक ये है कि सिक्योर के क्वेश्चंस को करें। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, उसको लिख कर देखें। इससे हम क्या करेंगे कि जो एनवायरनमेंट के और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट आई गेस 70 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उसको आप होलिस्टिकली आंसर कर पाएंगे। इसके बाद आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक बहुत कंटेम्प्रेरी रहता है और इसमें क्या है कि हर बार जो क्वेश्चन जो होते हैं वो नए आते हैं और कभी कभी जो चल रही होती है इश्यूज़ उसको ही पूछा जाता है, बट ब्रॉडली जो क्वेश्चन जिस पे पूछे जाते हैं वो आपका होता है नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस और जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। फॉर एग्जांपल
थ्री पेरेंट्स बेबी एंड और भी जो ब्रॉड आस्पेक्ट हैं उसको एक बार देख कर जाएँ, कवर करके जाएँ। जो रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट में, साइंस एंड टेक में, उनको देखें, उनके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर कुछ 20-25 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखें। आई गेस उतना अगर आप करेंगे तो एक ठीक ठाक आंसर लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक का प्रिपरेशन ऐसा है कि क्वेश्चन बहुत रैंडम आते हैं और कहीं से भी आते हैं। फॉर एग्जांपल 2018 में एक बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार साइबर डॉम के बारे में पूछा गया था। तो इन सब एरियाज़ को आप एज सच कवर नहीं कर सकते, बट अगर आपने साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस 20-25 किए हैं तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। वहीं पर आपको जब समय मिलेगा, जितना भी टाइम मिलेगा, तो उसमें एक आप ठीक ठाक एक आंसर प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगला एस्पेक्ट है, अगला जो टॉपिक है वो है इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। इसमें क्या है कि इसमें मोर और लेस चीज़ें जो है वो कंटेम्प्रेरी भी देखेंगे तो क्या है कि बहुत चलते आ रही हैं। ऑलमोस्ट अब जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं वो स्टैटिक हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल वही इश्यूज़ है स्मगलिंग से, एंटी स्मगलिंग से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, फिर आपका एक्सट्रीमिज़म से रिलेटेड, माओइज़म से रिलेटेड, हमारे जो बॉर्डर जो जिन कंट्रीज़ के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं उनसे रिलेटेड। तो अगर आपके पास अगर राइटअप है, बनाया हुआ है इन सब चीज़ों को टच करते हुए, तो आई थिंक ये एरिया कवर हो जाता है। इसके साथ साथ जो रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, फॉर एग्जांपल जो CDS का बनना, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 का आना, और भी बहुत सारे डायमेंशंस है। तो अगर आपके पास, अगर आपने मंथली मैगजीन्स में कवर किया है तो वो मोर और लेस कवर हो जाता है। अगर उससे कुछ बच जाता है तो आप एक बार सिक्योर के क्वेश्चंस को से गो थ्रू हो जाएं और देखें कि कोई आस्पेक्ट आपका छूट तो नहीं गया है। इसके साथ साथ जो 2-4 चीज़ें उन पर ख़ास ध्यान रखें, ख़ास करके जो अभी जो फ्यूजिटिव बिल आया था, फ्यूजिटिव डिक्लेरेशन बिल, उसके बाद हर समय PMLA की बात चलती रहती है। उसके बाद अभी रिसेंटली NCB काफ़ी चर्चा में है, तो जो वो साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट, जो सब्सटेंस अब्यूज़ एक्ट है, उसके बारे में पढ़े, NCB के रोल के बारे में पढ़े। आई थिंक अगर इन चीज़ों को कवर करके जाएंगे तो एक अच्छा आंसर वहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इस चीज़ को ध्यान दें कि हर साल इंटरनल सिक्योरिटी से 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर इन एरियाज़ को टच करके जाएंगे, कवर करके जाएंगे, तो वहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन आंसर लिख करके आ सकते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक जिसके ऊपर मैं एम्फसाइज़ करूँगा वो है साइबर सिक्योरिटी। रिसेंटली बहुत सारी चेंजेस आए हैं साइबर सिक्योरिटी में, इंटरनेशनल लेवल से लेकर और गवर्नमेंट के मेजर्स से रिलेटेड, जैसे कि सर्टिन का आना, फिर उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है उसका होना, और भी जैसा अभी रिसेंटली डेटा प्रोटेक्शन बिल, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बट इसके डिफरेंट आस्पेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल ही जैसे कि साइबर डॉम के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो अगर आपने साइबर सिक्योरिटी आस्पेक्ट को कवर किया हुआ है तो आई गेस सब मिला जुला कर हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो इसके जो भी इश्यूज़, चैलेंजेस हैं, प्राइवेसी से रिलेटेड, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जो कन्वेंशंस हुए हैं वर्ल्ड में उससे रिलेटेड, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ क्या क्या कर रही हैं, तो आई थिंक इस एरिया को हम अच्छी तरह कवर कर पाएंगे। तो इसके लिए एक ब्रीफ नोट्स बनाएं। आई थिंक साइबर सिक्योरिटी को आप कवर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द GS3। जो लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे आउट ऑफ ऑल द GS जनरल स्टडीज़ पेपर, वो है GS4 जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो इस पेपर के लिए हम क्या करें कि हर लोगों का सोर्स अपना अपना होता है और काफ़ी लोगों ने डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो किया होता है। फॉर एग्जांपल लुकमान IAS का, ओरिएंट IAS का, कुछ लोगों ने किताबें पढ़ी होती है जैसे कि बालाजी हो गई। तो आप उन किताबों से अपने नोट्स बनाएं, वेल एंड गुड। उन नोट्स के साथ साथ आप एक और चीज़ पर ध्यान दें, वो है आपका एथिक्स इन गवर्नेंस। बिकॉज एज ए सिविल सर्वेंट आप कंट्री को सर्व करने जा रहे हैं, तो इस एस्पेक्ट को हर साल जो UPSC है वो कवर करती ही है। तो इसलिए इस पर ख़ास फोकस रखें। और हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिस पर आंसर, एक अच्छा आंसर लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ब्रॉड, और एक लेमैन के लाइन में एक लैंग्वेज लिखी होगी, उसको अगर कवर करना है तो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं खास करके एथिक्स के लिए, तो आपको हेल्प करती है। एथिक्स को हम ब्रॉडली 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला है पार्ट ए सेक्शन जिसमें आपको 10-10 नंबर के 13 क्वेश्चन होते हैं जो कि 130 मार्क्स के होते हैं, और जो दूसरा है केस स्टडी। अगर हम पहले पोर्शन के बारे में बात करें तो वो आपका बेसिकली जो टॉपिक से, सारे टॉपिक से उनको टच करते हुए पार्ट ए निकलता है। तो अगर आपके पास एक हल्का सा राइटअप है, हर जो डेफिनेशंस है उनको कवर किया हुआ, हर जो टॉपिक से रिलेटेड, तो आई थिंक, और इसके साथ साथ अगर आपने पार्ट ए की अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। होता ये है कि यूजुअली जो लोग होते हैं वो
केस स्टडी पर ज़्यादा फोकस करते हैं और पार्ट ए पर बहुत कम फोकस करते हैं, जबकि पार्ट ए 130 नंबर का होता है और केस स्टडी तो 120 नंबर की ही होती है। सबको ये लगता है कि हम एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, बट ये हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एक बार जब आपके पास मटेरियल या राइटअप तैयार है तो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ 2 चीज़ों को आप ज़रूर करें। पहला है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनका एक बेसिक डेफिनेशन प्रिपेयर कर लें, और इसके साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे डेफिनेशंस जो कि हर कोई जो उसमें एग्ज़ाम में आ सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एथिक्स, मोरालिटी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उन सारे टॉपिक्स पर ऑनेस्टी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, कौन किसका रोल कितना होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे हर साल क्वेश्चन आ ही रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में। तो आई थिंक अगर आप पहले से डेफिनेशन से प्रिपेयर करके रखते हैं तो बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी इस तरह के डेफिनेशंस हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, टीम वर्क, लीडरशिप, इन सब के लिए आप एग्ज़ाम्पल्स लिख करके रखें। वो एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं किसी सिविल सर्वेंट के हो, उन्होंने अलग अलग ऑपरेशंस चलाए हो, उससे रिलेटेड हो, फेमस पर्सनालिटीज़ से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपैशन का देना है तो बाबा आमटे का जो उन्होंने काम किया कुष्ठ रोग के लिए, तो वो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हो सकता है। इसी तरह से गांधी का जो सत्याग्रह था, तो इन सब चीज़ों को आप कोट करें, बार बार लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप एक पेपर उनके GS 4 के पार्ट ए को आप अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। हाँ, इसमें कुछ एस्पेक्ट फ़िलॉसफी से भी आते हैं। उसमें अगर आपने फ़िलासफ़र्स को अगर पढ़ा है, अगर आप टच करते हुए गए हैं जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं और जो इंडियन फ़िलासफ़र्स हैं, तो आप उनसे रिलेटेड अगर उनका कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो उसको आप समझते हुए एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जो एग्ज़ामिनर जो होता है, जो इवैल्यूएटर जो होता है, वो यह नहीं एक्सपेक्ट करता कि उसका एग्जैक्टली आप मीनिंग बताएं, वो यह एक्सपेक्ट करता है कि आप उससे क्या समझते हैं वो स्टेटमेंट से। अगर आप उस स्टेटमेंट को समझते हुए, डिफ़ाइन करते हुए, अगर सब्सटेंशिएट करते हुए एग्जांपल्स के साथ साथ अगर आप एक अच्छा आंसर लिखते हैं 10 मार्क्स का, तो आई थिंक आपको एक अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट बी की, जो है आपका केस स्टडी। केस स्टडी आजकल पहले से काफ़ी चेंज हो गई है, ख़ास करके 2018-19 में। 2018-19 में जो नॉर्मल केस स्टडी तो आती है जिसमें आपको एथिकल डिलेमाज इन्वॉल्व, कोर्स ऑफ एक्शन टेकन, ये तो होता ही है। आजकल उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि एथिक्स इन गवर्नेंस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रलिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, अगर क्योंकि वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके अंडर काम करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही अच्छे आंसर लिख पाएंगे। बिकॉज़ ये क्वेश्चन कहीं से भी उठ कर के आ जाएंगे एग्ज़ाम में, कहीं से भी सेट हो जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। इसके लिए आप कुछ एज सच मटेरियल नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, जो एथिक्स इन गवर्नेंस का जो ARC रिपोर्ट है उसको पढ़ के जाए, उसकी समरी को आप जगह जगह पर कोट कर सकते हैं। और भी जो रिकमेंडेशंस है, फॉर एग्जांपल अभी जो सिविल सर्विसेज के लिए रिफॉर्म के लिए IGOT जो आया है, उसके लिए उसमें क्या जो एथिक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट है उसको कैसे कवर करें वो देख लें। RTI से रिलेटेड प्रोविज़न हर बार पूछा जा रहा है। पिछले साल भी एक राइट टू प्राइवेसी एंड RTI से को कंपेयर करते हुए, सीक्रेसी एक्ट एंड RTI, इन दोनों को कंपेयर करते हुए क्वेश्चन आया था। तो आई थिंक अगर इसको आप कवर करके जाएंगे तो एथिक्स में एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे और ब्रॉडली एथिक्स को कवर कर पाएंगे। मुझे लगता है कि एथिक्स के प्रिपरेशन के लिए अगर आपने नोट्स प्रिपेयर करके रखा है तो आपको 5 से 6 दिन देना चाहिए। 1 से 2 दिन तो आपको आपका जो मटेरियल है उसको पढ़ने के लिए, और उसके बाद 3 से 4 दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि केस स्टडी भी रिलेटेड हो सकती है और पार्ट ए रिलेटेड भी हो सकती है। इस तरह से करके जाएंगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एथिक्स में आप अच्छे नंबर लाएं। और GS के बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा एस्से जो कि एवरीबडी नोज़ कि 250 नंबर का होता है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रिपेयर करने वाला लड़का जो कि मेंस की तैयारी करता है 15 घंटे से ज़्यादा एस्से के पेपर को नहीं देता है, बिकॉज़ उसे लगता है कि वो एक अच्छा एस्से वहाँ पर लिख पाएगा। लेकिन आजकल के जो टॉपिक आ रहे हैं उसमें अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की है, अगर आपने एस्सेज लिख करके नहीं देखा है 10 से ज़्यादा या 15 से ज़्यादा एस्सेज, तो वहाँ पर एक अच्छा आंसर एस्से बनाकर लिखना मुश्किल हो जाता है। अभी जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें जो सेक्शन ए होता है वो सारे के सारे फ़िलोसॉफ़िकल एस्पेक्ट होते हैं, जिसके लिए एज सच आप कुछ थीमेटिक प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना आप लिखेंगे, जितने फ़िलोसॉफ़िकल एसेस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा वहाँ पर एसे लिख करके आएंगे।
दूसरा जो इसका पार्ट बी होता है उसमें कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब वो चूँकि उसका नंबर अब 8 से 4 हो चुका है और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, तो लोग भले ही थीमेटिक प्रिपरेशन करके जाते हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से थीमेटिक करने से अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एसेस की प्रैक्टिस करें, अपने स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करें, अपने पीयर ग्रुप से रिव्यू कराएं, उनसे भी रिव्यू कराएं जो कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ उनका एक अलग देखने का नज़रिया होता है, अलग आस्पेक्ट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा एसेज लिखें। मुझे लगता है कि 10 से 15 नंबर ऑफ़ एसे अगर लिख कर जाएंगे तो एवरेज या फिर एवरेज से अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट चीज़ मैं कवर करना चाहूँगा वो है आपके मैंडेटरी पेपर्स, जिनमें आपको बस पास होने की ज़रूरत होती है। ये रिसेंट टाइम्स में ये देखा गया है कि सब्सटैंशियल नंबर ऑफ़ लोग जो कि 2 से 5% हो सकते हैं, वो जो मैंडेटरी पेपर हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं उसमें फ़ेल हो जाते हैं। इसकी वजह से उनकी मेंस की कॉपी ही नहीं चेक हो पाती है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इससे पहले कि आप एग्ज़ाम देने जाएं, प्रीवियस इस क्वेश्चंस को ज़रूर देख करके जाएं। और ख़ास करके जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें हर साल एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि ग्रामर में कहाँ से पूछा जाएगा। ये तो ज़रूरी नहीं कि आप 50 नंबर का ग्रामर ठीक करके आएँ, बट स्टिल अगर आप ग्रामर की प्रिपरेशन ढंग से करके जाते हैं और अगर आप उसमें आप 30+ भी मार्क्स स्कोर करते हैं, तो फिर आपको जो 75 मार्क्स टोटल हमें लाना होता है पास करने के लिए, आई थिंक उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। इसके बाद एक एस्से जो होता है वो खुद ही 100 नंबर के आसपास का एस्से होता है। तो अगर उसमें अगर आप 40% मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं और ग्रामर में आप 30 मार्क्स लेके आते हैं, तो आई गेस 70 मार्क्स का तो आपका यहीं पे कवर हो गया और इस तरह से आप कट ऑफ को इजीली क्लियर कर सकते हैं, जो भी उसमें मैंडेटरी 75 मार्क्स का कट ऑफ होता है। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि उसको नेगलेक्ट ना करें, उस पर ढंग से प्रिपेयर करें। इस तरह से आप मैंडेटरी पेपर को भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो कि हर एस्पिरेंट के मन में होता है कि कितने नंबर ऑफ़ टेस्ट लिखे, कितनी प्रिपरेशन करें। सो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि राइटिंग तो आपको बहुत करनी चाहिए, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में ही प्रैक्टिस करें। यूजुअली क्या होता है कि प्री से मेंस के बीच में हमारे पास हार्डली 10 से 12 वीक ही रह जाता है, तो उस केस में हम बहुत ज़्यादा भी सेंटर्स पर जाकर टेस्ट नहीं लिख सकते हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हर जीएस पेपर के एटलीस्ट 2 टेस्ट पेपर लिखें, 8 लिखें। 8 आई थिंक एनफ हो जाता है टेस्ट लिखने के लिए इस दौरान, प्री से मेंस के बीच में। और इसके छोड़कर आप घर में भी प्रैक्टिस करें, बिकॉज जीएस और जो बाकी जो पेपर्स है इसके अलावा आपको ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन करनी होती है। सो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ टेस्ट लिखे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखे, और प्रिपरेशन जो है वो जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पे भी खास करके ध्यान दें, जो कि आपका मेक और ब्रेक बनाता है सिलेक्शन के लिए। आई थिंक मैंने मेंस को ब्रॉडली कवर कर लिया है। अगर आपको लगे कि इनमें से इससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर नोट करें और उसको कोशिश करें कि यूज़ करें अपने प्रिपरेशन में। और मैं डीकेटी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि सिविल सर्विसेज में मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको एक आइडिया मिले। और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको अगर इस वीडियो से कुछ यूज़फुल चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो आई थिंक उसके लिए हम सब डीकेडी का शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।